Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika. Today we are going to start the question answers of class 7 chapter number 12 reproduction in plants. In the last week I completed this chapter with so much of details. I explained the chapter and today we are going to discuss the NCERT questions. Okay, so the first question is fill in the blanks. Production of new individuals from the vegetative part of parent is called vegetative propagation क्योंकि स्टेम, रूट और लीव्स इन्हीं तीनों से जब रिप्रोडक्शन होता है दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन. A flower may have either male or female reproductive parts. Such a flower is called unisexual flower. अगर कोई भी फ्लावर है उसमें मेल या फीमेल में से कोई भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. इन केस दोनों ही पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस, चाइना रोज जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन देयर इज अ टेक्निकल टर्म फॉर दिस बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, तो ये बाइसेक्सुअल के लिए एक टेक्निकल टर्म होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे. राइट. Then C. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of same or of another flower of the same kind is known as dash. तो this is known as pollination. जब एंथर से pollen grains का ट्रांसफ़र होता है to the stigma, या तो अपने ही फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा या किसी और फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा. दिस इज़ नोन एज पॉलिनेशन. अगर अपने ही फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा देन इट इज़ नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. अगर किसी और प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन. और ये पॉलिनेशन होता है हमेशा सेम काइंड में. जैसे कि रोज़ का फ्लावर है तो रोज़ से रोज़ में ही जाएगा, रोज़ से मैरीगोल्ड में नहीं जाएगा. राइट. Then D part, the fusion of male and female gametes is termed as fertilization. Male और female gametes जब fuse करते हैं that process is known as fertilization. Seed dispersal takes place by means of wind, water and animal. तो seeds जो disperse होते हैं, जो फैल जाते हैं इधर उधर, this takes place because of 3 or 4 means. यहाँ पे हमारे पास 3 dashes हैं, that's why we have written wind, water and animal. इसमें इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं. राइट. एंड क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल्स. अलग अलग टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने हैं. ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो होता है जिसमें न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड्स. ओके, और इसमें हमने ये जैसे कटिंग दे दी रोज़ की. ठीक है, या बड यहाँ पे छोटे छोटे आइज़ हो जाते हैं, बर्ड्स टाइप के बन जाते हैं पोटैटो के ऊपर. ठीक है, जिंजर में भी ट्यूबर होता है. तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के. देन नेक्स्ट इज बडिंग. तो आपने देखा है जैसे ये हाइड्रा प्लांट है. ठीक है, हाइड्रा में एक छोटा सा यहाँ पे बड टाइप का आपको दिखाई दे रहा है. ये धीरे धीरे ग्रो होता है और एक टाइम रीच होने के बाद ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है एंड दिस फॉल्स अपार्ट. और उसके बाद ये अपने आप ही एक पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनने के लिए रेडी हो जाता है. देन फ्रेगमेंटेशन, एज द नेम इंडिकेट्स, फ्रेगमेंट्स हो जाना मतलब छोटे छोटे पार्ट्स हो जाना. तो ये है एक स्पाइरोगायरा जो कि एक एल्गी का एग्जाम्पल है. इसमें छोटे छोटे अगर पार्ट्स भी हो गए, देखिए इसमें से ही हमारे पास 2 पार्ट्स निकल गए हैं. अब ये पार्ट भी अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाएगा और ये वाला भी एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. तो आप देख सकते हैं एक स्पाइरोगायरा से 2 स्पाइरोगायरा हमको मिल गए हैं. राइट. देन नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर्स जहाँ पे बनेंगे उसको हम स्पोर फॉर्मेशन कहेंगे या रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होगा. ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मली फंजाई में देखते हैं. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फंजाई में नॉर्मली क्या होता है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है पूरा. ठीक है, इसको हाइफी कहते हैं. और जब ये पूरा एक नेटवर्क बना लेता है, मतलब इस टाइप के बहुत सारे रूट्स हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं माइसीलियम. ठीक है, इसमें से आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्पोरेंजियम है, मतलब स्पोर्स जिस सैक के अंदर कंटेंट होते हैं या फिल्ड होते हैं उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम. एक टाइम आने पर जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है तो इसमें से इस तरीके से स्पोर्स निकल आते हैं. नाउ वेयर एवर दीज स्पोर्स फॉल, अगर उसको कंडीशंस अच्छी मिल जाती है तो वो एक नया फंजाई बनने के लिए कैपेबल होता है. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हमको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज द नेम इंडिकेट्स इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व. दोनों पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं.
ठीक है। और ये जो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है इसमें नए नए कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स हैं, इसीलिए जब उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक हमारे पास जाइगोट बनेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, तो उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग दोनों के ही कैरेक्टर्स आते हैं। वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, तो सेम वैसे ही कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व या नीडेड, एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल बोथ द पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। एसेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग होगा, मतलब जो भी बेबी होगा, ठीक है, वो कम्प्लीटली सिमिलर होता है अपने पेरेंट के जैसे, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वेयर एज जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें ऑफस्प्रिंग में नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से होता है, राइट। देन इसमें आप ये भी एक डिफरेंस लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले, कि एसेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कम टाइम लेते हैं और ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेस टाइम आप लिख सकते हैं, लेस टाइम, यहाँ पे मोर टाइम इज टेकन, ठीक है। और एसेक्सुअल में मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल बी प्रोड्यूस्ड, वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल बी प्रोड्यूस्ड। और फिर कुछ एग्जाम्पल्स इसमें लिख के हम ये डिफरेंसेस ख़त्म कर देंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो आपको पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम मेल एंड फीमेल पार्ट्स को बनाएंगे। मेल में हम लोग स्टेमन बनाएंगे और फीमेल में हम लोग बनाएंगे कार्पल या पिस्टिल, ठीक है। तो स्टेमन वाले के लिए हम लोग इस तरीके से एक बार एक फ्लावर बना देंगे, और फ्लावर के बाद हम सिर्फ और सिर्फ ये मेल वाला पार्ट भी दिखा सकते हैं। दिस वन इज़ फिलामेंट एंड दिस वन इज़ एंथर, एंड एंथर के अंदर वी विल पुट सम स्मॉल डॉट्स, जिसको हम पॉलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं, राइट। इसके बाद फीमेल कार्पल में हम बनाते हैं ये वाला पार्ट, ऊपर ये जो पार्ट होता है दिस इज़ नोन एज स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा के नीचे एक छोटी सी लाइन ऐसी जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ नोन एज स्टाइल। और इसके बाद हम यहाँ पे ओवरी बना लेते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर हम ओव्यूल बनाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन वो वाला पॉलिनेशन होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स या तो सेम फ्लावर में ट्रांसफ़र होते हैं या सेम प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। वेयर एज क्रॉस पॉलिनेशन मतलब किसी दूसरे प्लांट में, प्लांट सेम ही होगा, मतलब जो उसका टाइप है, चाहे मैरीगोल्ड है, ठीक है, मैरीगोल्ड है तो मैरीगोल्ड में ही ट्रांसफ़र होगा, लेकिन दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसमें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वेयर एज क्रॉस पॉलिनेशन में विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे प्लांट में पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करता है। इसमें एग्जांपल्स है पीनट्स है, सनफ्लावर है, वेयर एज इसमें मैंगो, रोज़, ये सब हमारे क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जांपल्स होते हैं, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि एक फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें पॉलन ग्रेन्स हैं। ये एक पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर लाई करता है। कुछ टाइम सर्वाइव होने के बाद यहाँ पे पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का प्रोडक्शन हो जाएगा, और ये पॉलन ट्यूब चली जाएगी यहाँ से स्टाइल के थ्रू अंदर ओव्यूल के साथ फ्यूज़ करने के लिए। पॉलन ट्यूब बढ़ जाता है और पॉलन ट्यूब ओव्यूल के साथ क्या करता है, फ्यूज़ कर जाता है, जिसकी वजह से हम इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, एंड अ जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड। देन क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। तो सीड्स कैसे करके डिस्पर्स होते हैं, कैसे करके स्कैटर होते हैं, ये हमें बताना है। सबसे पहले है डिस्पर्सल बाय विंड। ये विंड मतलब जो हवा से चलेगी, तो सिंपल सी बात है, इसके पॉलन ग्रेन्स जो भी प्लांट्स में डिस्पर्सल विंड से होगा, वो वाले प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, जिसकी वजह से वो हवा से भी हिल जाए या हवा से ही यहीं उड़ा के चला जाए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा टाइप है डिस्पर्सल बाय वाटर।
वाटर से होने के लिए थोड़ा अगर ये हो कि कुछ प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब पानी में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होगा, उससे वाटर वहीं पे है, पॉलन ग्रेन भी वहीं पे है, तो पॉलन ग्रेन का वाटर के थ्रू चले जाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये एक्वेटिक प्लांट्स में देखा जाता है, बट ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक में होगा, नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में भी हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो भी पॉलन ग्रेन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं वाटर लिली एंड कोकोनट सीड्स। देन डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स हैं तो बहुत बार आपने देखा होगा कि एनिमल की बॉडी के ऊपर बहुत बार छोटे छोटे सीड्स लग जाते हैं, और ये एनिमल जहाँ पे भी जाते हैं उस सीड को डिस्पर्स कर देंगे, ऐसे ही मतलब जान के नहीं, उनको तो पता नहीं होता है कि वो डिस्पर्स भी कर रहे हैं किसी सीड को, लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली वो सीड्स को फेंक देते हैं, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, देन सीड्स बाय डिस्पर्सल बाय बर्स्टिंग। बर्स्टिंग में हम देखते हैं कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि स्पोर कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं छोटे छोटे सीड्स होते हैं उनमें, जब वो पूरी तरीके से उनका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है और वो बर्स्ट होते हैं, वो इतना ज़्यादा प्रेशर से बर्स्ट होते हैं कि उनके सीड्स दूर जाके गिरते हैं, और दूर जाके गिरने में होगा क्या फ़ायदा कि सीड्स को प्रॉपर जगह मिल जाएगी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसके भी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, लेडी फिंगर कैस्टर, ये सब। देन डिस्पर्सल बाय ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन हम क्या करते हैं, बहुत बार हम कोई फ्रूट खाते हैं, फ्रूट के सीड्स हम कहीं पर भी ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर किसी ऐसी बेकार जगह में फेंकेंगे फिर तो नॉर्मल सी बात है वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर कभी गलती से हमने किसी ऐसी जगह पर हाईली न्यूट्रिशियस सॉइल है और वहाँ पे हमने सीड गिरा दिया है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अपने आप ही एक प्लांट ग्रो होने लग जाता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। बर्ड में हम देख सकते हैं ये वाला ईस्ट वाला, देन आईज होता है पोटैटो में, देन फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में, विंग्स होता है मैपल में। ओके, स्पोर्स होते हैं, आप यहाँ पे ब्रेड मोल्ड लिखा हुआ है, इसके साथ मैच कर सकते। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 MCQ है ये। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज द फ्लावर। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट में ही लीफ, स्टेम, रूट को लिखने के साथ साथ फ्लावर भी लिख देते हैं, बट फ्लावर कभी भी वेजिटेटिव पार्ट नहीं होता है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ए वाला पार्ट। मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, देखिए जो ओवरी अच्छे से मैच्योर हो जाती है वो बन जाता है फ्रूट। देन डी पार्ट, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज ब्रेड मोल्ड, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, देन ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स। ब्रायोफाइलम एक लीफ होता है जिसके मार्जिन में बहुत सारे लीव्स ग्रो कर जाते हैं। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था, बहुत ही अच्छे से वो चला है, मतलब उसमें बहुत लाइक्स आए हैं। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट सेक्शन में एक बार देखिएगा, मिल जाएगा, उसमें टॉप में ही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी कि पहले आप वीडियो देखिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखिए, सो दैट आपको समझ में आए। क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार आप चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए तो आप आंसर अपने आप ही लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश में थोड़ा मार खा जाते हैं कि हाँ इंग्लिश उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती है, बट नो प्रॉब्लम, आप एक एक लाइन करके प्रैक्टिस कीजिए, एक एक लाइन करके आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करके इंग्लिश भी हो जाएगी सही। ठीक है, हमें कोई विलियम शेक्सपियर की तरह कोई सोनेट तो लिखना नहीं है, नॉर्मल सा आंसर लिखना है, जो आपका आंसर है उसको मैसेज है उसको कन्वे करना है, बस मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे लिंक आपको गिवन होगा पुराने वीडियो का, इसी चैप्टर के वीडियो का, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।